नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इस तरीके के न्यूज़ हाल में ही आई है कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत तेजी से जो गोल्ड है उसको खरीद रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मिंट का ये आर्टिकल है, इसका जो हेडलाइन है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, आरबीआई फैटन गोल्ड रिजर्व एज इट ब्रेसेस फॉर ग्लोबल अनसर्टेनिटी। यानी कि आरबीआई अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है दुनिया भर में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है इकोनॉमी के मामले में, उसको देखते हुए। इसी आर्टिकल में आप लोग नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा कि आरबीआई एक्वायर्ड 10 टन ऑफ गोल्ड इन मार्च क्वार्टर, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर है इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, प्लेसिंग इट वन ऑफ द टॉप 5 गोल्ड बायर ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन सी ये टॉप 5 कंट्रीज है इसके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो बता देता हूँ। सिंगापुर है, उसके बाद रशिया, चाइना, टर्की और फिर इंडिया है। ये तो चलो जो सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीद रही है उनकी बात है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोग देखोगे ना तो हाल में ही हुआ क्या है कि बहुत तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में जो सेंट्रल बैंक्स है कंट्रीज़ के, या फिर कंट्रीज ही आप लोग कह लो, वो बहुत तेज़ी से अपना जो गोल्ड रिजर्व है वो बढ़ा रही है। बहुत तेज़ी से गोल्ड खरीदा जा रहा है सारी कंट्रीज़ द्वारा। इस ग्राफ में यहाँ पर आप लोग ये चीज़ साफ देख सकते हो, ये जो डार्क ब्लू है ना, ये बताता है कि गोल्ड कितना ज़्यादा परचेज किया जा रहा है किसी सारी कंट्रीज़ का मिला के। तो 2022 में आप लोग देख सकते हो 2021 या उससे पहले से कितनी तेज़ी से ये बढ़ गया है, ये भी आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा पिछले कई साल का अगर आप लोग देखोगे ना तो ये जो लेवल है वो तोड़ चुका है 2022 में, यानी कि 2022 में बहुत तेज़ी से कंट्रीज़ ने गोल्ड खरीदा था। उस लेवल का पहले कभी भी नहीं खरीदा गया था जितना 2022 में सारी कंट्रीज़ का मिला के खरीदा गया था। इंडिया का भी ऐसा बताया जाता है कि 55 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है इंडिया ने, इतना ज़्यादा गोल्ड खरीदा है 2022 में। और 2023 का अगर आप लोग देखो ना तो 3-4 महीने जो अब तक हुए हैं, इसमें भी ये जो ट्रेंड है गोल्ड खरीदे जाने का ये कंटिन्यूसली बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने बताया भी आप लोग को कि इंडिया और ये टॉप 5 कंट्रीज़ बहुत तेज़ी से गोल्ड खरीद रही है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्यों पिछले कुछ सालों से, पिछले 1-1.5 सालों से ये जो गोल्ड का परचेज है कंट्रीज़ द्वारा, कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक द्वारा, ये बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। यही देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसके अलावा बहुत कुछ इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। अक्सर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक की नोट प्रिंट करती है तो क्यों नहीं जो इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम होता है या ऐसे भी जो गरीब लोग हैं कंट्री में उनकी हालत सुधारने के लिए अनगिनत नोट प्रिंट कर देती है, बिना हिसाब के नोट प्रिंट कर दे और फिर उन लोगों में ये बांट दे ताकि उनकी गरीबी भी दूर हो जाए और देश की जो इकोनॉमी है वो भी इससे राइज कर जाए। ऐसा क्यों नहीं करती है सेंट्रल बैंक? ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? देखो मैं बताता हूँ आप लोग को। होता क्या है कि आपके जेब में जो नोट है या फिर आपके पर्स में जो नोट है, ये एकमात्र कागज के बराबर है। अगर इस पे ये ना लिखा हो कि मैं धारक को इतने रुपए दे प्रदान करने का वचन देता हूँ और इसके नीचे गवर्नर का साइन ना हुआ हो, जो गवर्नर का साइन है यही इस नोट को इसकी वैल्यू देता है, वरना ये नोट किसी वैल्यू का नहीं है, सिर्फ एक कागज के बराबर है। और ये जो पूरा सर्कुलेशन है मनी का या फिर पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है, ये आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक तरीके से म्यूचुअल एक्सेप्टेंस पे चलता है। मैं और आप और सब लोग ये मानते हैं कि 10 रुपए की जो नोट है उसकी वैल्यू है 10 रुपए के बराबर, उसकी कीमत में 10 रुपए में जो सामान आता है वो दुकानदार दे देता है, इसीलिए उसकी वैल्यू है। और क्यों हम लोग म्यूचुअली एक्सेप्ट करते हैं उसको? क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग उसको मिल रही है। आरबीआई का गवर्नर कह रहा है कि ये जो नोट है इसके बदले में मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों के बीच में कि मान लो दुकानदार मना कर देता है कि नहीं मैं ये नोट नहीं लूँगा, तो कम से कम कंट्री की जो गवर्नमेंट है, कंट्री की जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है, वो तो ये नोट ले लेगी। इसी चीज़ पे भरोसा करते हुए, इसी चीज़ को मानते हुए हम लोग जो नोट है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में सामान खरीदते हैं। अब यही नोट अगर मान लो आरबीआई ज़्यादा छापने लगे और उसको सर्कुलेट करने लगे लोगों के पास, तो इससे होगा क्या कि लोगों के पास नंबर ऑफ नोट्स जो है वो तो ज़्यादा होंगे, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी, हर नोट की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ लो कि पहले जो है मान लो 10 रुपए के एक नोट दे के दुकानदार एक अंडा दे देता था, एक एग दे देता था, 10 रुपए का, यानी एक एग आ जाता था। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि आरबीआई बहुत ज़्यादा नोट छापने लगी है, बहुत ज़्यादा नोट जो है वो सर्कुलेशन में आ चुके हैं लोगों के पास, तो लोग उसको इस्तेमाल भी ज़्यादा करेंगे। कहने का मतलब है कि लोगों की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, लोगों के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ेंगे। तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो राइज करने लगता है।
तो अब अगर आप लोग एक 10 रुपए का नोट लेके जाओगे एक एग खरीदने के लिए, तो दुकानदार मना कर देगा। दुकानदार कहेगा कि नहीं, अब आप लोग को नोट देना पड़ेगा, यानी कि 20 रुपए का एक एग हो गया है। इस रेट पे लोग मेरे से खरीद रहे हैं, इसीलिए इस रेट पे मैं बेचूंगा और फिर आपको भी इसी रेट पे ये खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो प्राइस है वो राइज करने लगता है अगर जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, वो अनगिनत नोट छापने लगती है। तो ऐसा हो भी चुका है। वेनेजुएला का क्राइसिस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है वेनेजुएला में, आप लोगों को पता होगा। ये सब हुआ है बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से। और सिचुएशन यहाँ पर ये हो गई है कि 1-1 लाख तक की जो करेंसी है वेनेजुएला के, उसके नोट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम है, उनकी वैल्यू ना के बराबर है। एक छोटी सी कमोडिटी लाइक एक ब्रेड खरीदने के लिए भी लाखों और हजारों रुपए देने पड़ते हैं। ये सिचुएशन हो चुकी है वेनेजुएला में, और ये सब हुआ है ज़्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से ही। इसीलिए आरबीआई को जब भी ज़्यादा नोट प्रिंट करना पड़ता है, जब भी उसको ज़रूरत पड़ जाती है ज़्यादा नोट प्रिंट करने के लिए, तो वो क्या करता है, उसको जो वो रिजर्व अपना मेंटेन करके रखता है उसको बढ़ाना पड़ता है। और ये चीज़ सेंस भी बनती है ना। मान लो आरबीआई जो है वो सबको लिख के दे दे, आरबीआई का गवर्नर, कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, सबके पास ये नोट चल जाए, और फिर कभी लोग अगर वापस मांगने आते हैं इस नोट के बदले में कोई एसेट, कोई वैल्यूएबल चीज, तो आरबीआई के पास पता चलता है उतना पैसा ही नहीं है जितना ये नोट सर्कुलेट कर चुका है। तो जाहिर सी बात है इसमें लोग जो है वो गुस्सा होंगे। एक तरीके से होलो सिस्टम हो गया ना, अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन प्रॉमिस सबको कर रखा गया है कि धारक को 100, 50, 200, 1000 रुपए दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में जो धारक होगा वो पकड़ के मारने भी लगेगा आरबीआई के लोगों को कि तुम्हारे पास है कुछ भी नहीं, वचन तुमने सबको दे रखा है। तो इसीलिए ये चीज ना हो, इसीलिए आरबीआई क्या करता है कि अपना एसेट जो है वो रिजर्व में रखता है, अपना एसेट्स का रिजर्व बना के रखता है। ऐसे आप लोग समझ सकते हो। आरबीआई एक्ट 1934 जो है वो कहता है कि आरबीआई के पास हर समय एटलीस्ट 200 करोड़ जो है वो एसेट के रूप में मौजूद होना चाहिए। ये 200 करोड़ में से जो 115 करोड़ है वो होना चाहिए गोल्ड के रूप में, और बाकी के 85 करोड़ जो है वो दूसरे कंट्रीज की करेंसी के फॉर्म में होने चाहिए आरबीआई के पास। यानी कि 200 करोड़ हमेशा आरबीआई के पास एसेट अवेलेबल होना चाहिए इस फॉर्म में, और इसको नाम दिया गया मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि मिनिमम इतना रिजर्व तो होना ही चाहिए। इसके बाद अगर मान लो आरबीआई को और पैसा प्रिंट करना है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आरबीआई अपना रिजर्व जो है वो और बढ़ाएगी, या तो फिर करेंसी दूसरे कंट्रीज की जो है उनको परचेज करेगी, या फिर गोल्ड परचेज करेगी, तभी वो करेंसी प्रिंट कर पाएगी और अपना जो उसका इन्फ्लेशन है उस कंट्री में उसको मैनेज कर पाएगी। अदरवाइज अगर उसने ऐसे प्रिंट कर दिया तो आपको भी एक ब्रेड खरीदने के लिए एक बोरी में पैसे भर के लेके जाना पड़ेगा दुकान पे। अब होता क्या है कि ये 200 करोड़ का जो मिनिमम रिजर्व है, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया किस किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो ये गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए या कि फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा भी जो आरबीआई टोटल रिजर्व मेंटेन करके रखती है ना, ये 200 करोड़ प्लस इसके ऊपर जो वो मेंटेन करके रखती है, या फिर जो टोटल रिजर्व होता है आरबीआई का, वो 4 रूप में होता है। सबसे पहले तो ये गोल्ड, और दूसरा ये फॉरेन कंट्रीज के करेंसीज हो गए। उसके अलावा 2 चीज जो और होती है वो होता है सबसे पहले आईएमएफ में एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट, और उसके बाद होता है आरबीआई में रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन। सबसे पहले एसडीआर क्या होता है वो देखो एसडीआर क्या होता है ना, वो 5 करेंसीज की जो वैल्यू होती है। कौन कौन सी है 5 करेंसी है? यूएस डॉलर है, यूरो है, चाइनीज युआन है, जापानीज येन है, उसके अलावा ब्रिटेन का जो पौंड स्टर्लिंग है वो है। इन 5 का जो वेटेड एवरेज है, यानी कि हर करेंसीज को अलग अलग वेटेज दिया गया है, का एवरेज निकाल के जो वैल्यू बनती है वो एसडीआर की वैल्यू होती है। और हर कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज आईएमएफ की मेंबर हैं, उनको कुछ एसडीआर्स अलोकेट किए गए हैं। ये एसडीआर्स उनको अलोकेट किए गए हैं उनकी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वर्ल्ड में उसके अनुसार। इनका पूरा फॉर्मूला होता है आईएमएफ का, जैसे कि कंट्री की जीडीपी कितनी है, उसके अंदर ओपननेस कितनी है, ये सब का जो फॉर्मूला है उसमें बिठा के ये लोग हर कंट्री का कोटा डिसाइड करते हैं, और उस कोटा के हिसाब से एसडीआर अलोकेट करते हैं उस कंट्रीज को। और जो आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज होती है वो ट्रेड के लिए इन कोटास का ट्रांसफर इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि इंडिया अगर चाहे तो किसी और कंट्रीज से ट्रेड कर सकती है और ये ट्रांसफर कर सकती है कोटा उसके अकाउंट में। तो ये होता है एसडीआर। और इस पे मैं आप लोग को बता दूं कि कंट्रीज जो है उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। जितना कोटा होता है ना कंट्री का, और जितना एसडीआर होता है आईएमएफ के पास, उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है कंट्रीज को। उसके अलावा जो नेक्स्ट मैंने आप लोग को बताया रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन, ये क्या होता है कि हर कंट्रीज आईएमएफ के पास अपना जो करेंसी है उसका कुछ रिजर्व रखती है। वो रिजर्व जो है वो भी फॉरेक्स रिजर्व में आता है, आरबीआई का यानी कि सेंट्रल बैंक का रिजर्व के अंदर इंक्लूड होता है, वो भी बाकी तीनों की तरह।
अब अगर आप लोग को ये 4 कंपोनेंट जो है ये समझ में आ गया, उसके अलावा आप लोग को ये भी समझ में आ ही गया होगा कि कोविड-19 की वजह से, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो इकोनॉमी की हालत है वर्ल्ड की वो उतनी अच्छी है नहीं, और साथ ही साथ फ्यूचर्स की भी जो अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई है। ऐसे में हर कंट्रीज क्या करेगी, जो समझदार कंट्रीज होगी वो अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ाएगी धीरे धीरे, वो अच्छा मेंटेन करके रखेगी, ताकि अचानक से कोई सडन शॉक लग जाता है इकोनॉमी में, कल को मान लो अचानक से कोई दवाई ही इंडिया को बाहर से बहुत ज़्यादा मंगानी पड़ जाती है, कोई इसी तरीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपोर्ट इंडिया को करना पड़ जाता है, तो उसके लिए जो पैसा है वो इस रिजर्व से इस्तेमाल किया जा सके, इसीलिए ये जो रिजर्व है इसको बढ़ाएगी, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेगी। और ये रिजर्व ना होने का ही कारण है, मैं आप लोग को बताऊं कि श्रीलंका जो है वो और पाकिस्तान में भी आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा खड़ा हो गया। अब ये कंट्रीज जो है ये खुल के ट्रेड भी नहीं कर सकती हैं, इतना इनमें इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, इतना इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो खत्म हो गया है। फॉरेक्स रिजर्व और रिजर्व ये एक ही चीज़ है, जो 4 कंपोनेंट बताए ना मैंने आप लोग को, ये दोनों के ही हैं, फॉरेक्स रिजर्व भी हो गया, रिजर्व भी हो गया, दोनों एक ही चीज़ है। इंडिया भी जाहिर सी बात है अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना चाहती है, फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का अच्छा है लेकिन इसको और मेंटेन करके रखना चाहती है वो। और ऐसे में अगर आप लोग जानते ही होंगे, बहुत टाइम से इस तरीके की भी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया भी बाकी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डी डॉलराइजेशन करना चाहती हैं, यानी कि आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो डॉलर में ही होता है, इसको ये लोग ख़त्म करना चाहती हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम करना चाहती हैं, डॉलर पे अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करना चाहते। तो जब मैंने 4 कंपोनेंट आप लोग को बता दिए इसके, तो जाहिर सी बात है जब ये डॉलर्स पे अपनी डिपेंडेंस कम करेंगी, ऐसे में फिर दूसरी करेंसी जैसे कि जापान की, चाइना की, यूरोप की करेंसी चूज़ करती हैं, तो वो भी कोई खास इंटरेस्ट दे नहीं पाएगा, फिर वो करेंसी स्ट्रांग बन जाएगी, पूरे वर्ल्ड में उस करेंसी की डोमिनेंस होगी, जो पावर है, इकोनॉमिक पावर, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हाथ में ही बनी रहेगी। इसीलिए ये किसी करेंसीज को ना चुन के, किसी एक करेंसी को ना पे डिपेंड ना होके, गोल्ड जो है उस पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ाना चाहती है, अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो गोल्ड के रूप में बढ़ाना चाहती है। ऐसे में फ़ायदा ये है कि किसी और करेंसीज को ये अगर बढ़ाती है अपने रिजर्व में, तो उस करेंसी में की या फिर उस कंट्री में जो इन्फ्लेशन है उसका असर पड़ जाता है इसके फॉरेक्स रिजर्व पे भी, यानी कि वो उस करेंसी में जो इन्फ्लेशन अगर बढ़ता, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ता तो इसका क्या मतलब है कि उस करेंसी की जो वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है वो कम होती, और इसकी वजह से फिर जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व था वो बिना कुछ किए ही इम्पैक्ट होता, यानी कि उसकी वैल्यू भी कम हो जाती उस करेंसी की वजह से। तो इसीलिए गोल्ड पे ये लोग जो अपनी डिपेंडेंस है वो बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी कंट्रीज भी जो गोल्ड पे डिपेंडेंस है अपनी बढ़ाना चाहती हैं, और साथ ही साथ जो ट्रेड है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया करना चाहती हैं दुनिया भर की कंट्रीज लोकल करेंसीज में। इवन की सबसे बड़ा झटका जो सऊदी अरेबिया है उसने भी दे दिया है यूएसए को, उसने भी पेट्रो डॉलर का जो सिस्टम था उस पे से दूर हटने की बात की है, जो कि अगर आप लोग थोड़ी इसकी हिस्ट्री जानते होगे तो समझ पा रहे होगे कि बहुत बड़ा झटका है यूएसए को। तो ऐसे में जब दुनिया भर की कंट्रीज ट्रेड करना चाहती नहीं है डॉलर में, उसको ख़त्म करना चाहती है या कम करना चाहती है, तो ज़्यादा यूएस डॉलर का रिजर्व मेंटेन करके ये करेंगे भी क्या। इसके अलावा एक और रीज़न अगर मैं आप लोग को बताऊं तो देखो होता क्या है ना कि जब अनसर्टेनिटी होती है, आप छोटे लेवल पे इसको देखो ना, आपको अगर लगे कि कल को अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग क्या करोगे, या तो प्रॉपर्टी खरीद लोगे, बहुत से लोग गोल्ड खरीद के रख लेते हैं घर में, ऐसा करते हैं ना ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर पाए। ठीक वैसा ही कर रही है आरबीआई, वही रुख जो है वो आरबीआई भी अपना रही है, उसीलिए जो गोल्ड है वो खरीद रही है, और सिर्फ आरबीआई नहीं दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो ऐसा कर रही हैं। इसके बाद एक और रीज़न है हाल में जो डॉलर की परफॉर्मेंस है वो, हाल में आप लोग को पता होगा कि डॉलर जो है वो दिन प्रतिदिन जो है महंगा होता जा रहा है, उसकी जो वैल्यू है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हो क्या रहा है कि इंडिया के जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए पेमेंट तो वो कर रहे हैं डॉलर में, फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर कम होता जा रहा है, लेकिन फिर उसी को रिप्लेनिश करने के लिए आरबीआई को डॉलर खरीदना पड़ रहा है, और ये डॉलर पड़ रहा है महंगा, और बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, आरबीआई को इसमें फ़ायदा लग नहीं रहा है, इसीलिए गोल्ड वो खरीदने की बात कर रही है। इसके अलावा हाल में जो बैंकिंग क्राइसिस हम लोग ने देखा है यूएसए में, इवन कि यूरोप में भी क्रेडिट स्विस बैंक जो है उसकी जो हालत हम लोग ने देखी, इसके बाद से वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी पे, उनके करेंसीज पे, उनके ऊपर पूरा जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है लोगों का, इसी वजह से वो लोग शिफ्ट दिखा रही हैं डॉलर से दूसरे करेंसीज में। इंडिया के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इस लेवल पे इंडिया ने इससे पहले 2009 में इंडिया ने खरीदा था 200 टन गोल्ड आईएमएफ से, उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि फिर से 2018 से इंडिया ने धीरे धीरे गोल्ड खरीदना शुरू किया है फिर से। फरवरी 2023 तक यानी 2 महीने पहले तक ये डाटा आप लोग देख सकते हो, इंडिया के पास टोटल गोल्ड का जो रिजर्व है
वो इतना है, 790.2 टन का टोटल रिजर्व है हमारे पास। और चांसेस है इसको और भी ज़्यादा बढ़ाएगा इंडिया, ताकि जो डॉलर पे डिपेंडेंस है हम लोग की कम हो, और गोल्ड जो है वो हम लोग का मेन कंपोनेंट बन जाए हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। इसी डिमांड की वजह से दुनिया भर की कंट्रीज जो गोल्ड खरीद रही हैं, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जनवरी से मार्च तक इसी साल हुआ क्या है कि गोल्ड की जो वैल्यू है, गोल्ड का जो प्राइस है वो 9% तक राइज कर गया है, और फ्यूचर में भी चांसेस है कि ये और राइज करेगा। तो ये है पूरा डिटेल गाइस। आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में आपके क्या विचार है वो मेरे को बताइएगा कमेंट में, और इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।